दोस्तों, कंप्रेशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लगातार UPHESC और UGC नेट, UPHESC और UGC नेट इन दोनों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र लगातार टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है। लगातार इस पर आधारित वीडियो आपको दिया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली जो वीडियो पब्लिश हो रहा है UPHESC की टेस्ट सीरीज़ के लिए प्रथम प्रश्न पत्र और UGC नेट के लिए प्रथम प्रश्न पत्र, तो उसका लाभ आपको मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें कि जो चीज़ें समझाई गई वो आपके समझ में कितना आया, कौन कौन से तथ्य समझ में आ रहे हैं या कहीं पर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त करें, कमेंट करके बताते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं UGC नेट प्रथम प्रश्न पत्र की इस टेस्ट सीरीज को और इसके बारे में समझते चलेंगे। खासकर मैथ्स और रीजनिंग के जो टॉपिक हैं वो कराए जाते हैं और इसके अलावा आप देखेंगे कि उत्तर सहित टेस्ट सीरीज तो भेज ही दिया जाता है मिलान करने के लिए, उसे हल करने के लिए। बाकी जो और तथ्य हैं महत्वपूर्ण वो सारे कराए जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं UGC नेट प्रथम प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया कि एक तालिका दी गई है जिसमें वर्ष 2020 और 2021 के दौरान मनोरंजन, स्वास्थ्य, वस्तु, भोजन, यात्रा और अन्य पर जो खर्च किया गया वो दिया गया। कहा गया है कि वर्ष 2020 में कुल 50,000 और 2021 में 75,000 ये टोटल खर्च बताया गया है कि ये टोटल आंकड़े हैं। मनोरंजन पर 11%, स्वास्थ्य पर 5%, वस्तु पर 25%, भोजन पर 19%, यात्रा पर 34%, अन्य पर 6%। ऐसे 2021 में मनोरंजन पर 9%, स्वास्थ्य पर 6%, वस्तु पर 25%, भोजन पर 21%, यात्रा पर 24% और अन्य पर 15% है। अब इसी के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न देखें, वर्ष 2020 में भोजन पर कुल कितनी राशि का व्यय किया गया? 2020 में भोजन पर कितनी राशि? भोजन हमारा कितना है? 19% है। जबकि टोटल कितना है हमारे पास? टोटल हमारे पास दिया गया कि 50,000 है। इस 50,000 का 19%, 50,000 का 19% हम लोगों ने किस पर खर्च किया? भोजन पर। तो इस 50,000 का 19% कितना होगा? 50,000 का 19% कितना होगा? तो यहाँ पर 19% निकाल लेते हैं 50,000 का। 50,000 गुणे 19/100, यहाँ 0 0 कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद 19 से गुणा कर दीजिए, 2 0 आपने ऐसे बढ़ा दिया, 5 से गुणा कर दीजिए, 45, 4, 9,500। तो कुल कितना खर्च किया गया? 9,500। तो पहले प्रश्न का उत्तर आ गया, हमको मिल गया 9,500। यहाँ पर देखें विकल्प हमारा कौन सा दिया गया है? विकल्प दूसरा है 9,500। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या दिया गया, ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया कि फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बजट heads did the family spend more amount of money in 2001 than they spent in 2020? यानी 2020 से 2021 में, 2020 की तुलना में 2021 में किस पर सबसे अधिक खर्च किया गया? किस पर अधिक खर्च किया गया? तो अब वेल्थ में देखते हैं। यहाँ पर हम लोग स्वास्थ्य में हम देखते हैं, हेल्थ में। तो हेल्थ जो दिया गया यानी स्वास्थ्य जो दिया गया, स्वास्थ्य पर यहाँ 5% है, यहाँ 6% है। जाहिर सी बात है कि 50,000 का 5% और इसके बाद में 75,000 का 6%, तो ये तो ज़्यादा ही होगा, ये तो हमारा ज़्यादा ही होगा, तो हेल्थ तो होगा ही होगा। वस्त्र पर दोनों में 25% है, ये भी हमारा ज़्यादा होगा क्योंकि 50,000 का 25% कम होगा और 75,000 का 25% ज़्यादा होगा क्योंकि 2020 में कुल खर्च 50,000 है, 2021 में 75,000 है।
ट्रेवल यात्रा पर देखें, यात्रा पे यहाँ 34 है, यहाँ 24 है, ठीक है। तो अब यहाँ हाँ यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर निकाला जाए तो इसका एक निकाल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। 50,000 का 34%, 50,000 का 34%, 34 बटे का 100 हटा दीजिए, 0 0, 5 गुणे 4 20, 2 5 गुणे 3 15, 2 17। तो ये हो गया हमारा यात्रा पर 17 2020 में। अब इसके बाद 2021 में आ जाते हैं। 2021 में हमारे पास है 75,000 और खर्च कितना है 24। तो 75,000 गुणे 24 बटे का 100, यहाँ भी 0 0 कैंसिल कर दे, 24 से गुणा कर दीजिए, 0 हो जाएगा। 24 5 120, ये हो जाएगा आपका, 0 हो गया, 12 बच गया, यहाँ हो जाएगा आपका 180, यानी इसमें 17,000 है और यहाँ 18,000 है, तो इसमें भी तो अधिक आ रहा है। इसका मतलब ABC यानी स्वास्थ्य, वस्तु, यात्रा तीनों पर अधिक है। तो यहाँ पर विकल्प क्या दिया गया, केवल एक में, केवल बी में, ये और बी में, ये बी सी तीनों में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चौथा, ए बी सी तीनों में। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 3 देखें। 3 में क्या दिया गया है, 3 में दिया गया कि स्वास्थ्य के बजट शीर्ष पर 2020 में व्यय की गई राशि की तुलना में 2021 में कितनी राशि की वृद्धि हुई। तो 2020 में स्वास्थ्य पर अभी हमने निकाला है, अच्छा नहीं निकाला गया। तो 2020 में स्वास्थ्य पर अगर देखें तो 50,000 का 5% कितना होगा, यही तो हमको निकालना है। तो 50,000 का 50,000 हमारे पास है, इसका 5% कितना होगा, 0 0, तो हो गया 2,500। अब इसके बाद में 2000 हम 21 में देख लेते हैं, 6% है। तो 75,000 का हम लोग 6% निकाल लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 0, 6 गुणे 5 30, 3, 6 गुणे 7 42, 3 45। यानी 2020 में हमने देखा कि 2500 है, यानी 2,500, और 21 में 4,500। तो कितने की वृद्धि हुई, 2020 में जितना व्यय किया गया उसकी तुलना में 21 में कितने की राशि की वृद्धि हुई। तो कितना बढ़ गया, 2,500 में कितना जोड़े कि 4,500 हो जाए, तो 2,000, यानी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा 2,000। समझ में आ रहा है या नहीं, अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग व्यक्त करते चलें। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, कहा गया इस परिवार के द्वारा 2021 की तुलना में 2020 में यात्रा पर व्यय की गई कुल राशि का अनुपात क्या है। अभी यात्रा का हम लोगों ने निकाला ही है, यात्रा का अभी 34% और 24% निकाला है। 50,000 का 34% हम लोगों ने निकाला है, कितना आया था, इसका आया था 17,000। 24% इसका हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था 18,000। अब ये कह रहा है कि 2021 की तुलना में 2020 में यात्रा पर व्यय की गई कुल राशि का अनुपात क्या है, व्यय की गई राशि का अनुपात क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा 20 में 17 है और यहाँ 18 है, 0 0 कैंसिल कर दीजिए। तो हमारे पास क्या बचा, 17 और 18, यानी 17:18। तो यहाँ पर उत्तर तीसरा हमको मिल रहा है, 17:18। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर बी होना चाहिए, 18:17 दिया है, पहले यहाँ पर 21 लिखा है, बाद में 20 है। लेकिन ये देखिए कि इस परिवार द्वारा 2021 की तुलना में
2020 में यात्रा पर व्यय की गई कुल राशि का अनुपात क्या है, यानी 2021 से तुलना करना है। पहले 2020 को लेना है, फिर 2021 को लेना है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 17:18। अगला प्रश्न देखें। यहां दिया गया कि वर्ष 2020 और 2021 के दौरान मनोरंजन और भोजन पर मिलाकर किए गए व्यय राशि का अंतर क्या है। अब यहां पर कहा गया है कि भोजन और मनोरंजन, तो यहां पर 2020 में मनोरंजन पर 11 है, भोजन पर 19 है, यानी 19 और 11 हमारे पास हो गया 30। तो हम पहले निकाल लेंगे कि जो हमारा 50,000 है 2020 में, इसका 30% कितना होगा। 30% कितना होगा, 30% कितना होगा, तो 15,000 होगा। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं 2021 में, मनोरंजन पर 9 है, यहाँ 21 है, भोजन पर तो यहाँ भी 30 होगा, यानी 75,000 का भी हम लोग निकालेंगे 30%, 30। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, 0 0, 3 गुणे 5 15, 3 गुणे 7 21, 1 22, यानी यहाँ पर 22,500 है और यहाँ 15,000 है। तो दोनों में कितना अंतर है, 7,500 का अंतर है, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा सी। तो मुझे लगता है कि ये जो DI के 5 प्रश्न थे आपके समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं। ये किसी शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल विकास के लिए क्या क्या हृदयंगम करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आप देखें कि 21वीं सदी, आज अगर आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, 21वीं सदी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे बच्चों को कि रटिए, नहीं, रटने की बात नहीं करेंगे, आप सृजनात्मकता की बात करेंगे, आलोचनात्मक चिंतन की बात करेंगे, जीवन पर्यंत अधिगम की बात करेंगे। केवल परीक्षण के लिए अधिगम नहीं, केवल परीक्षण के लिए अधिगम नहीं, बल्कि जीवन पर्यंत अधिगम। तो ये बच्चों को हृदयंगम करने की आवश्यकता है, यानी ACD। तो ACD हमारे किस विकल्प में है, तीसरे में है, ACD, ये हमारा सही होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखें। CBCS, इसमें दिया गया है कि CBCS के बारे में गलत क्या है। CBCS होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBCS जो होता है वो अगर लिखना चाहे तो लिख लें, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके संबंध में क्या गलत है, तो इसमें गलत क्या है ये हम देखते हैं। जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, इसमें आप देखेंगे कि यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में कार्यान्वित यह किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को ऐच्छिक और वैकल्पिक दोनों विषयों के विकल्प प्रदान किए जाते हैं। और इसके लिए CBCS के लिए विकल्प देने के लिए मॉक का प्रयोग किया जाता है। जितने भी मॉक साइट्स हैं जो मैंने आपको बताया है, उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे CBCS के अंतर्गत ऐच्छिक और कौशल विकास पाठ्यक्रम बच्चों को दिया जा सके। तो आपका यहाँ पर पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, दूसरा गलत है। इसमें लिखा है केवल ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में किया जाता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में किया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल ऑनलाइन में ही किया जाता हो। अगला प्रश्न देखें। विद्यार्थियों को कड़ा दंड क्यों नहीं देना चाहिए। अब इस पर आप खुद विचार करें कि कड़ा दंड क्यों नहीं देना चाहिए। वह संस्थान छोड़कर किसी अन्य संस्थान में प्रवेश ले सकता है या ले सकती है, क्या इसलिए नहीं। वह शिक्षक से झगड़ सकता है, क्या इस डर से कड़ा दंड नहीं देना चाहिए।
विद्यार्थी के माता पिता शिक्षक की शिकायत कर सकते हैं, क्या इसलिए कड़ा दंड नहीं देना चाहिए? कड़ा दंड इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी अपने अध्ययन, शिक्षक और संस्थान के प्रति एक नकारात्मक धारणा बना सकता है, और यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर कीमत पर आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आप शिक्षक हैं तो हर कीमत पर यह ध्यान रखें कि बच्चा कभी भी अपने अध्ययन या अपने शिक्षक या अपने संस्थान के प्रति उसके अंदर कोई नकारात्मक भावना, नकारात्मक धारणा न बनने पाए। ये एक अच्छे शिक्षक की विशेषता होती है कि उस पर ध्यान रखें। अब इसके बाद में है JER क्या है, OER क्या है? तो यहाँ पर यह है आपका ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, पूरा नाम पूछा गया है, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज पहला हो गया आपका। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। LMS निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाने वाली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? LMS किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशन कोर्सेज के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न देखते हैं। सहभागी प्रेक्षण पद्धति के मामले में निम्न में से कौन सा या कौन से सही हैं? अस्पष्टता स्वाभाविक घटनाओं की अनदेखी की जा सकती है। जो सहभागी संप्रेषण पद्धति है, क्या उसमें स्वाभाविक घटनाओं की अनदेखी की जा सकती है? नहीं। यह संगठनों के दैनिक प्रचलनों के अध्ययन के लिए उत्तम पद्धति होती है। बिल्कुल सही है। निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रेक्षण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इस पद्धति से किसी संगठन के सामाजिक अर्थ का अध्ययन किया जाता है। सहभागी प्रेक्षण पद्धति के तहत कोई समूह का स्वाभाविक सदस्य होने का मिथ्याडंबर कर सकता है? नहीं, मिथ्याडंबर की तो कहीं बात ही नहीं है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा B, C और D। B, C, D ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। यहां पर कथन और तर्क का दिया गया है। प्रतिदर्शी की कम संख्या के लिए माध्यमों का प्रतिदर्श वितरण लगभग सामान्य वितरण है। नहीं, प्रतिदर्शी की कम संख्या के लिए चाहे जितनी कम संख्या हो, लेकिन माध्यमों की प्रतिपूर्ति के लिए लगभग सामान्य वितरण होता है। नहीं, सामान्य वितरण नहीं होता है। संख्या अगर कम है तो उसके लिए सामान्य वितरण नहीं होता है। पहला हमारा गलत है। वितरण मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था, यदि जनसंख्या सामान्य रूप से वितरित हो तो प्रतिपूर्ति की कम संख्या के लिए माध्यमों का प्रतिपूर्ति वितरण सामान्य रूप से ही वितरित होता है। लेकिन कब? प्रतिदर्शी की संख्या नहीं, जनसंख्या सामान्य रूप से अगर वितरित है, उस कंडीशन में अगर देखें तो प्रतिपूर्ति की कम संख्या के लिए माध्यमों का प्रतिपूर्ति जो होता है उसका वितरण सामान्य रूप से होगा। यानी यहाँ पर हमारा चौथा होगा, पहला गलत है और दूसरा हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, नैतिक आचार संहिताएं शोधकर्ताओं के लोगों और उनके अध्ययन के लिए लक्षित क्षेत्रों से संबंधों को विनियमित करने के लिए बनाई जाती हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा गया है। नैतिक आधार संहिताएं जितनी होती हैं, नैतिक आचार संहिताएं जितनी होती हैं, ये शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन के लिए लक्षित क्षेत्रों के संबंध को विनियमित करने के लिए ही बनाई जाती हैं। अध्ययन में शामिल सभी जोखिमों के बारे में, देखिए सभी नहीं, अध्ययन में शामिल कुछ जोखिमों के बारे में सभी सहभागियों को अग्रिम रूप से बताना आवश्यक नहीं है। कुछ जोखिमों के बारे में कहा गया है, सभी नहीं।
यानी हमारा पहला सही है, दूसरा गलत है। किस में दिया गया है? तीसरे में दिख रहा है, पहला सही है और दूसरा गलत है। अगला प्रश्न देखें। यहां पर दिया गया है पैनल का अभिकल्पन यानी डिजाइन, पैनल का डिजाइन शोध में सांख्यिकी विश्लेषण को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। पैनल का डिजाइन अनित्यता की समस्या से ग्रस्त होता है। अच्छा, लिखा नहीं होता है, इसीलिए गलत है। पैनल का जो डिजाइन होता है वो अनित्यता की समस्या से ग्रस्त होता है, इसीलिए वो प्रभावित करता है सांख्यिकी विश्लेषण को। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर भी सी, कि पहला हमारा सही है, दूसरा हमारा गलत है। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया इनमें से कौन से शोध में साहित्य समीक्षा के वैध कारण हैं? साहित्य समीक्षा के वैध कारण में शोध के क्षेत्र में ज्ञान की वर्तमान स्थिति दर्शाया जाना, ताकि प्रस्तावित शोध प्रश्न का महत्व स्पष्ट हो सके। सही है। शोध ग्रंथ में प्रस्तावित कार्य के दायरे का सही संदर्भ देना सही है। शोध ग्रंथ लेखक की विद्वता, किसी की विद्वता प्रदर्शित करने की जरूरत साहित्य समीक्षा में नहीं है। किसी शोध ग्रंथ के लिए पृष्ठों की न्यूनतम अपेक्षा नहीं, पृष्ठों की बात ही नहीं। साहित्य समीक्षा आप लिखेंगे तो वहाँ पर पृष्ठों का कोई मायने नहीं है कि पृष्ठों की संख्या कम या अधिक है। कम से कम शब्द में लिख रहे हैं या अधिक से अधिक शब्द में लिख रहे हैं, ये वैध कारण के तहत नहीं आएगा। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देखें। उद्दीपन अनुक्रिया के अनुसार सभी संप्रेषण एक प्रक्रिया है। देखिए, जब उद्दीपन अनुक्रिया की बात आती है तो उद्दीपन अनुक्रिया के प्रतिरूप के अनुसार जो हमारे संप्रेषण होते हैं वो सारे संप्रेषण इंडिविजुअल होते हैं। सारे संप्रेषण इंडिविजुअल होते हैं, व्यक्तिक होते हैं। उद्दीपन के कहा गया है स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल, इसी की बात की गई है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल। आप रस की अगर बात करते हैं, अगर किसी हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी यहाँ रस की बात करते हैं, रस का जो भाव होता है, जो उद्दीपन होता है, किसके अंदर आता है? जो पढ़ रहा होता है या जो सुन रहा होता है श्रोता, उसके अंदर आता है। अब किस तरीके का आता है उसका भाव उसी को पता है, यानी व्यक्तिक होता है, इंडिविजुअल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर स्टिमुलस रेस्पॉन्स जो होता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल के तहत अगर देखा जाए तो सभी कम्युनिकेशन, सभी संप्रेषण वो इंडिविजुअल ही होते हैं, व्यक्तिक ही होते हैं। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया है कि संप्रेषण में भाषा में सामान्यीकरण के लिए पहचान की भिन्न मात्राएं शामिल होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। अमूर्तीकरण को छोड़कर विवरण की एक प्रक्रिया के मूर्त रूप में वर्णन किया जाता है और प्रभावशाली संप्रेषण के लिए छोड़े गए विवरण को जानने के बारे में जागरूकता आवश्यक है। बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर हमारे दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखें। अरस्तु के संप्रेषण मॉडल में कौन सी खामियां हैं? यहाँ पर खामियां कौन कौन सी हैं? हाँ, अरस्तु के संप्रेषण प्रतिरूप में कमजोर विकुटन है, गलत। श्रोता द्वारा रचित विषय वस्तु है, गलत। एक तरफा संप्रेषण है, ये इनकी खामियां हैं। वक्ता पर इन्होंने अधिक जोर दिया है। शोर से अनभिज्ञता इन्होंने व्यक्त किया है, यानी CDE होगा, CDE होगा। चौथा सही है, चौथा सही है। अगला प्रश्न देखें। यहाँ भी कथन दिया गया है, व्यवहित संप्रेषण एक मुक्त और लोकतांत्रिक वातावरण में फलता फूलता है। बिल्कुल सही है। जो लोकतांत्रिक वातावरण है, जैसे हमारा भारत है, लोकतंत्र देश है, यहाँ लोकतांत्रिक वातावरण में आप देखेंगे तो किस प्रकार का संप्रेषण है? तो व्यवहित संप्रेषण है।
शक्ति संबंधी विकृतियां सदैव संप्रेषण के मुक्त प्रवाह को प्रभावित करती हैं, भले ही राजनीतिक व्यवस्था कोई भी हो। ये भी सही है। यानी जिस प्रकार से बोलने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो कहाँ पर है? लोकतांत्रिक वातावरण में है। वो चाहे राजनीतिक हो और चाहे गैर राजनीतिक हो। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो मैच कराने के लिए दिया गया है, एक दूसरे को सुमेलित करने की बात की गई है। यहाँ पर देखते हैं, अंतरावैयक्तिक मनन की बात आती है। अंतर्वैयक्तिक आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, अंतरावैयक्तिक के तहत मनन आएगा। समूह संप्रेषण की बात करें तो समूह की बात हो रही है, यानी पूरे ग्रुप की बात हो रही है, बोर्ड बैठक हो जाएगा। समव्यवहार की अगर बात करें तो समव्यवहार यानी आमने सामने, और अतिशय किसी अतिशय की बात होगी तो वो बात हो रही है सैटेलाइट की। यानी आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। प्रश्न बहुत ही साधारण होते हैं, बस समझने की ज़रूरत है। जल्दबाजी ना करें तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से कर लेंगे। पावरफुल शब्द के अक्षरों को उस क्रम में पुनः रखा जाए जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला के हैं, तब कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा। जैसे यहाँ पर आप लिखें POWERFUL। अब पावरफुल को अगर हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसे पहले, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखें तो सबसे पहले यहाँ पर ई होगा, ई के बाद में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एफ आएगा, एफ के बाद में एल आएगा क्रम से, एल के बाद में ओ आएगा, ओ के बाद में फिर पी आएगा, पी के बाद में आर आएगा, आर के बाद में यू आएगा और यू के बाद में डब्लू आएगा। तो अगर इनको हम इस क्रम में लिखें जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा है तो कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान वही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक अक्षर है, वो है यू, जो अपने ही स्थान पर है। बाकी पी के नीचे देखिए ई आ गया, ओ के नीचे एफ आ गया, डब्लू के नीचे एल आ गया, ई के नीचे ओ आ गया, आर के नीचे पी है, एफ के नीचे आर है, यू के नीचे यू है, एल के नीचे डब्लू है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा एक हो गया। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखें। यदि 1/3.718 बराबर 0.2689 है तो 1/0.0003718 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर जब हम बटे में आते हैं और यहाँ पर जो ये मान दिया, इस मान के अकॉर्डिंग हमको चलना है। अगर यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है और ये दिया गया है और यहाँ पर यह पॉइंट दिया गया है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जब ऐसी संख्या को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो ये संख्या पूर्णतः यहाँ पर पॉइंट हमारा हट जाएगा। क्योंकि पॉइंट इसलिए हट जाएगा कि जब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो आप देखिए यहाँ 0 लगाते चले जाएंगे, जितने अंक यहाँ पर है उतने अंक लगाएंगे, आप 0 लगाएंगे तो ये स्पष्ट है कि यहाँ पर पूरे तरीके से पॉइंट आपका हट जाएगा। उत्तर हो जाएगा 2689, कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा, 2689 आपका पूर्णतः बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो मिसिंग नंबर वाला है, इनमें से कौन सा गलत है, दिए गए अनुक्रम में गलत पद कौन सा है। 15, 16, 22, 29, 45, 70। जब हम 15 से 16 पर जाते हैं, 15, 16 यहाँ पर एक क्रम लिख देते हैं ताकि यहाँ से आपको समझाया जा सके अलग से। 15, 16, 22, 29, 45, 70। इस क्रम में अगर आते हैं तो यहाँ पर हमारा 1 आता है। इस क्रम में अगर हम आते हैं तो इसके बीच में अंतर कितना आएगा, 16, 6, 22। जब यहाँ पर आते हैं तो अंतर कितना आ रहा है, 22, 7, 29। जब यहाँ पर आते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 14। यहाँ पर आते हैं तो हमारा आ रहा है 25। अब ज़रा देखिए कि इनमें से कौन सा एक गलत है जिससे सीरीज नहीं बन रहा है। 1 यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब अगर 1 का हम स्क्वायर कर दें तो 1 ही होगा। 25 है, 5 का स्क्वायर है। 16 है, 4 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पर 3 का स्क्वायर होना चाहिए।
3 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होना चाहिए, तो हमारा क्रम बन जाता है 1 2 3 4 5। तो अगर 1 का स्क्वायर 1 है तो 15 1 16 हो गया। 2 का स्क्वायर यानी इसके जगह पर 4 होना चाहिए, तो अगर 4 होता तो 16 और 4 कितना हो जाता, 20, और 20 से फिर 29 है तो कितना बढ़ता, 9 बढ़ता, 29 हो जाता, यहाँ 4 बढ़ता। तो अब अगर होता 1 4 9 16, तो अब क्रम हमारा बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो 20 दिया गया है यही पद हमारा गलत, 22 दिया ये पद गलत है, इसकी जगह 20 होना चाहिए। अगर 20 होता तो हमारा क्रम बन जाता कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा हो जाएगा 22 हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा, यहाँ पर सही कर लीजिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा पहला, यहाँ पर हो जाएगा हमारा पहला सही है। कौन सा क्रम, तो 22 वाला क्रम हमारा गलत दिया गया है, 22 संख्या यहाँ पर गलत दी गई है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति को कुल 24 किलोमीटर दूरी तय करना है। कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर। और उसने देखा कि 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद उसने केवल इस दूरी का 5/7 भाग ही तय किया, यानी 5:7, 5/7 यानी 5:7। इसका मतलब कि 5/7 यानी गुणे दो, ये हो गया 10 किलोमीटर, ये हो गया 14 किलोमीटर, 14 10 24 किलोमीटर। 10 किलोमीटर वो जब चलता है तो पता चलता है कि 1 घंटे 40 मिनट में हमने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। तो उसकी स्पीड क्या थी, तो 1 घंटा 40 मिनट को आप पूरे घंटे में बदल लीजिए। 40 मिनट का कितने घंटे हो जाएगा भाई, 40/60, 0 0 कैंसिल, 2/3 घंटे, यानी कह सकते हैं 1 सही 2/3 घंटे। ये हम 1 घंटे 40 मिनट को कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 5/3 घंटे। 5/3 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की गई, तो उसकी स्पीड क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारे पास कितनी है, दूरी तय की गई है 10 किलोमीटर, समय लगा है 5/3 घंटे, तो बटे 3 है, 3 ऊपर हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 हो जाएगा, 2 गुणे 3 यानी 6, हमारा उत्तर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आ गया। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखें। यह दिया गया कि वस्तुओं की बिक्री के लिए लागत से कितनी अधिक कीमत अंकित की जानी चाहिए ताकि 20% की व्यापार छूट और 6 से ही 1/4% की नगद छूट देने के बाद लागत पर 20% का निवल लाभ अर्जित हो। इसके लिए आप साधारण रूप से अगर विकल्प को लेकर चलेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अगर विकल्प को लेकर नहीं चलते हैं कोई बात नहीं, तो मैं आपको पूरी तरीके से ऐसे समझा दे रहा हूँ। मान लिया कि 100% है, इस पर 20 का उसने छूट दिया पहले, इसका मतलब 80 का बेचना चाहा, लेकिन 80 में भी 6.25%, 6 से ही 1/4, 6.25% का छूट दिया, यानी 80 का 6.25% कितना होगा, 5% होगा, यानी टोटल उसने बेचा कितने का, 75% का। ये पहले लिखा हुआ मूल्य था और ये है विक्रय मूल्य, अभी भी असली मूल्य नहीं है, ये विक्रय मूल्य। इस पर बेचता है यानी 75 रुपये पर बेचता है। 75 पर बेचने के बाद भी उसे 20 का लाभ होता है, यानी 100% उसका था ही, 20% लाभ भी लिया तब 75 का बेचा, यानी 120% बराबर हम कह सकते हैं कि यह 75 है। अगर 120% बराबर 75 है तो 100% बराबर कितना होगा, तो 75 को हम गुणा कर लेंगे, 75/120 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 75/120, तो 100% कितना होगा, डिवाइड कर लेंगे, 0 0 हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 4 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 25 हो जाएगा, 250/4
यानी हो जाएगा 62.5, यानी मूल जो था वो था 62.5। 62.5 हमारा मूल था, और जबकि उस पर जो लिखा गया है वो है 100। तो कितने का लाभ ले रहा है? 37.5 का लाभ ले रहा है। तो जो 37.5 का लाभ ले रहा है वो हमसे किस में पूछा गया? प्रतिशत में पूछा गया। तो अगर प्रतिशत में पूछा गया तो निकाल दीजिए 37.5 कितने प्रतिशत है किसका? 62.5 का, और कैलकुलेशन कर लीजिए। मैंने कैलकुलेशन इधर कर लिया कैलकुलेटर से, तो आपका उत्तर आ जाएगा 60%। तो इस तरीके से यहाँ आपने इस प्रश्न को देखा। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। जो कुछ SP हैं, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अभी कल ही मैंने आपको बताया है इस प्रश्न के बारे में कि कुछ SP हैं, कुछ PS है, तो इसमें जो सही होगा वो क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप मिला लीजिएगा, मिलाकर आराम से आंसर कर सकते हैं। जहाँ पर बताने वाला है वहाँ पर हम आपको बताते चल रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अनाकारिक तर्क दोष, जिसमें कोई व्यक्ति दिए गए व्यक्ति या वस्तु समूह के विशिष्ट मामले से उस वर्ग के सभी सदस्यों तक असावधानी पूर्वक चला जाता है, उसे निम्नलिखित कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे विभाजन का तर्क दोष नहीं, अनाकारिक तर्क दोष, जिसमें कोई व्यक्ति दिए गए व्यक्ति या वस्तु समूह के विशिष्ट मामले से उस वर्ग के सभी सदस्यों तक असावधानी पूर्वक चला जाता है, यानी विलोम संयोग का तर्क दोष है। और फिसलन युक्त ढलान का तर्क दोष नहीं, संयोग, विलोम संयोग और संयोग का तर्क दोष होगा। तो यहाँ पर हमारे ख्याल से B और D होना चाहिए, B और D होना चाहिए, B और D। देखते हैं इसमें कौन सा दिया है, B और D। D कहीं पर नहीं दिया, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर B और D होना चाहिए। संयोग का तर्क दोष, अगर संयोग नहीं है तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शीघ्र सामान्यीकरण, संयोग को का शीघ्र सामान्यीकरण कर दिया गया है, यानी पहला उत्तर इस तरीके से सही हो सकता है। लेकिन वैसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो होना चाहिए वो B और D होना चाहिए, लेकिन विकल्प के अनुसार यही लगाया जा सकता है। C तो होगा ही नहीं कहीं पर भी, तो इसलिए C वाला विकल्प तो इसमें होगा ही नहीं, वैसे ही छांट देना चाहिए। सादृश्य मूलक तर्क एक प्रकार का आगमनात्मक तर्क है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो सादृश्य मूलक तर्क होता है वो क्या होता है? एक आगमनात्मक तर्क होता है। सादृश्य मूलक तर्क में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कुछ अर्थों में समान दो वस्तु अन्य अर्थ में भी समान हो। यहाँ पर हमारा पहला होगा A और R, यानी पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखें। यहाँ भी कथन और तर्क दिया गया कि भारतीय तर्क मत के अनुसार किसी कथन का प्रमाण न्याय वाक्य की सहायता से दिया जाता है। देखिए, न्याय वाक्य जो रीजनिंग होता है, न्याय वाक्य जिसको आप अंग्रेजी में साइलोजिज्म कहते हैं, इसी की सहायता से दिया जाता है। तो हमारा पहला सही है। भारतीय तर्क मत के अनुसार प्रतिज्ञा का उल्लेख 3 बार किया जाना चाहिए। प्रतिज्ञा का जो उल्लेख है वो 3 नहीं, यह सिद्धांत की स्थापना है। जो प्रतिज्ञा है वो सिद्धांत की स्थापना है, जो एक कथन देता है, इसके माध्यम से कुछ सिद्ध हो सकता है। जैसे मैंने इसमें बताया, तो ये तो हमारा गलत होगा, यानी यहाँ पर पहले आपको हम उत्तर बता देते हैं। ये सही है, यहाँ पर जो हमारा दिया गया है वो पहला सही है और दूसरा गलत है। देखिए, मैंने आपको बताया था प्रतिज्ञा, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर थोड़ा समझ लें। भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार प्रतिज्ञा मैंने आपको बताया, हेतु मैंने आपको बताया,
उदाहरण मैंने आपको बताया, उदाहरण के बाद उपनय मैंने आपको बताया, पांचों का नाम मैंने बताया था। उपनय के बाद निगमन मैंने आपको बताया, निगमन। अब भारतीय तर्कशास्त्र में अगर हम देखते हैं तो प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा एक सिद्धांत है, या यह कह सकते हैं कि यह एक सिद्धांत के स्वयं एक सिद्धांत की स्थापना करता है, जो एक कथन देता है जिसके माध्यम से कुछ सिद्ध होता है। जैसे कोयला गर्म है, जैसे उदाहरण अगर हम कहें कोयला गर्म है, कोयला गर्म है, तो ये क्या है? इसके एक कथन देता है और इसके माध्यम से कुछ सिद्ध होता है। कोयला गर्म है या कोयला लाल है। अब हेतु दिया गया कोयला गर्म है, हेतु मतलब कारण, यानी जो कथन दिया गया उसका कारण बताना है। कोयला गर्म है, इसका मतलब कि वो कोयला कैसा है? तो कोयला लाल है। वो लाल है इसीलिए तो गर्म है। भाई लाल कोयला होता है, जो गर्म कोयला होता है वही तो लाल होगा, काला कोयला तो नहीं होगा गर्म। उदाहरण अगर दिया जाए, दृष्टांत जिसको कहते हैं, यानी जब कोयला लाल है तो गर्म होगा ही। जब कोयला लाल है, एक उदाहरण दिया गया, यानी दृष्टांत है कि जब कोयला लाल है तो गर्म होगा ही। उपनय यानी अनुप्रयोग, कोयला मान लिया कि अंगीठी में रखा हुआ है, अंगीठी में कोयला रखा हुआ है, अंगीठी में कोयला रखा हुआ है। अब अंगीठी भी किनारा इधर लाल दिखाई दे रहा है, तो अंगीठी भी लाल रंग की है। अगर अंगीठी भी लाल रंग की है, इसका मतलब उसमें जो कोयला है वो गर्म है। तो एक ये अनुप्रयोग है। ऐसे निगमन यानी निष्कर्ष में कह सकते हैं इसलिए कोयला गर्म है। तो यहाँ प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये पांचों मैंने आपको बताया। मुझे लगता है पांचों ये आपके समझ में आ गया होगा, पांचों आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय भारतीय विचारकों के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान के किस साधन में हम अखंडनीय तथ्य की व्याख्या करने के लिए तथ्य या सिद्धांत को स्वीकार करते हैं जिसकी अन्य प्रकार से व्याख्या नहीं की जा सकती है? अब देखिए कहा गया यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिए। शब्द पर अगर ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से कि प्रश्न बहुत ही आराम से आप हल कर लेंगे। कहा गया है कि निम्नलिखित में से ज्ञान के किस साधन में हम अखंडनीय तथ्य की व्याख्या, जिसका खंडन न किया जा सके। अखंडनीय उदाहरण में विकल्प दिया गया अनुपलब्धि, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति। अनुपलब्धि की अगर बात करें तो अनुपलब्धि क्या है? भारतीय अगर तर्कशास्त्र में हम देखते हैं तो वह साधन जो किसी वस्तु के न होने से उत्पन्न होता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि वस्तु की अनुपस्थिति का अनुमान उसके विपरीत या विरोधाभासी की उपस्थिति में लगाया जाता है। जैसे मान लिया गया कि एक जंगल है, जंगल में आप घूम रहे हैं, कहीं पर भी आपको वट वृक्ष नहीं दिखाई पड़ा। जंगल में आप घूम रहे हो, हालांकि पूरा जंगल नहीं घूम पाए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आप जंगल में जा रहे हैं वहाँ पर वट वृक्ष नहीं है। तो अगर वट वृक्ष नहीं है तो आप कह रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस जंगल में कोई भी वट वृक्ष नहीं है। तो ये हो गई अनुपलब्धि। अब उपमान की अगर बात करें तो यहाँ पर उपमान ज्ञान का एक ऐसा साधन है जो सादृश्य तर्क या तुलना पर आधारित होता है। सादृश्यता, उपमान अलंकार आपने पढ़ा होगा। इसमें से एक वस्तु के ज्ञान का उपयोग करके दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना शामिल है जो कि इसके समान है। तो यहाँ पर उपमान भी नहीं होगा। शब्द की अगर बात करें तो ऐसे शब्द के आधार पर भी यहाँ पर जो कहा गया कि अखंडनीय तथ्य की व्याख्या करने के लिए या सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो किसके? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका अर्थपत्ति। अर्थपत्ति
ज्ञान का वह साधन है जिसका प्रयोग किसी ऐसी वस्तु को समझाने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्यक्ष धारणा, अनुमान या प्रमाण द्वारा नहीं समझाया जा सकता। जिसे प्रत्यक्ष धारणा के द्वारा या अनुमान के द्वारा या प्रमाण के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। यह अनुमान या अभिधारणा का एक रूप है जो इस विचार पर आधारित है कि किसी वस्तु के लिए कोई कारण होना चाहिए जो अन्यथा अकथनीय हो, जो अन्यथा और किसी जगह अकथनीय हो। जैसे आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति हेलमेट लगाकर जा रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति हेलमेट लगाकर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे एक्सीडेंट का खतरा है। एक्सीडेंट का खतरा है, वो जानता है कि एक्सीडेंट कहीं हो सकता है, एक्सीडेंट का खतरा है, इसलिए हेलमेट लगाकर जा रहा है ताकि उससे उसका बचाव हो सके। तो आपने हेलमेट देख लिया और आपने ये पहचान लगा लिया कि उसे एक्सीडेंट का खतरा है, वो इसीलिए हेलमेट लगाया कि जिससे एक्सीडेंट से बच सके। तो ये क्या है? आपने अनुमान या अभिधारणा का एक रूप लिया है जो एक विचार पर आधारित है। या आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति तेज धूप में भी छाता लेकर जा रहा है, तो इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को यह आशंका है क्या, बारिश होने की, यानी बारिश होने की संभावना है। तो इस तरीके से आपने अनुमान लगा लिया। तो ये समझ में आ गया आपके। अब इसके बाद में तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा अर्थापत्ति। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न कंप्यूटर मेमोरी के प्रकारों को सबसे धीमे से सबसे तेज गति के क्रम में लगाइए। सबसे धीमे से सबसे तेज, सबसे धीमा इसमें से कौन है? सबसे धीमा इसमें देखेंगे CD रोम सबसे धीमा होता है, यानी ये पहले आएगा, पहले स्थान पर। और उसके बाद में हार्ड डिस्क आती है, ये दूसरे स्थान पर आएगी। हार्ड डिस्क के बाद में आप देखेंगे रैम आता है, ये तीसरे स्थान पर आएगा। ये हमको किस क्रम में ले चलना है? धीरे से तेज गति में। और फिर इसके बाद में L2 कैसे आएगा? ये चौथे स्थान पर आएगा। और अंत में L1 आएगा, ये पांचवें स्थान पर आएगा। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ECABD। ये होगा क्रम में, इसे ज़रूर ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे तेज गति किस में है, सबसे तेज गति मेमोरी कौन सी है, या सबसे धीमी गति मेमोरी कौन सी है, और कोई 4 विकल्प दे दिया जाएगा ABCD करके। अगला प्रश्न देखें। दूरसंचार के संदर्भ में निम्नलिखित में संचार का कौन सा रूप समकालिक है? इसमें से समकालिक रूप कौन सा है? समकालिक रूप अगर हम देखें तो ईमेल हमारा समकालिक नहीं है, ईमेल हमारा समकालिक नहीं है। इंस्टाग्राम जो पोस्ट होता है वो समकालिक होता है, जो आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो वो समकालिक होता है। सॉरी, पोस्ट लिखा है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पोस्ट कहा गया है, वीडियो की बात नहीं की, केवल पोस्ट की बात की गई है। रिटर्न जो पोस्ट होता है ये भी नहीं होगा। ब्लॉगिंग ये भी नहीं होगा। टेलीविज़न कॉल्स जो होती हैं, हाँ ये समकालिक होती हैं। इंटरनेट जो मैसेजिंग होती हैं ये भी समकालिक होती हैं। इंटरनेट मैसेजिंग जो होती हैं वो समकालिक होती हैं, यानी तुरंत आप इंटरनेट मैसेजिंग या इंटरनेट जो कॉल आप करते हैं, मोबाइल से जो कॉल कर रहे थे वो समकालिक होते हैं। तुरंत इधर का भेजा उधर सुनाई पड़ रहा है, लोग उधर सुन रहे हैं, तो ये इंटरनेट मैसेजिंग होती हैं, कॉल्स होती हैं, टेलीविज़न कॉल्स होती हैं, ये सब समकालिक होती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर D और E। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर फिर आपको मिलान करना है। मिलान करने में आपका दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइनॉक्स ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है? इनपुट डिवाइस तो कीबोर्ड आपका जो होगा, अच्छा हाँ लाइनॉक्स ये हो गया। कीबोर्ड जो हमारा है ये इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। आउटपुट डिवाइस में हमारा प्रिंटर आ जाएगा।
सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में पेन ड्राइव आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न देखें, एक मूवी स्टोरेज में 16 गीगाबाइट जगह लेती है या डाउनलोड स्पीड 64 मेगाबाइट प्रति सेकंड है, तो मूवी को डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीधे सीधे आपको डिवाइड करना है, 256 सेकंड आएगा। एक मूवी स्टोरेज में 16 गीगाबाइट जगह लेती, कितनी 16 गीगाबाइट है, यानी उसमें जगह है 16 गीगाबाइट और डाउनलोड स्पीड है 64 मेगाबाइट। तो 16 गीगाबाइट को 64 मेगाबाइट प्रति सेकंड जो दिया इससे डिवाइड करना है और गीगाबाइट को यहाँ पर मेगाबाइट में या किलोबाइट में आपको कन्वर्ट कर लेना है, फिर उससे आपको सेकंड में आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसे कर लीजिएगा। प्रिंटर के बारे में दिया गया है, मैंने उत्तर सारी चीज़ें आप लोगों को भेज दिया है। मैंने आप सभी लोगों को रिक्टर स्केल पर 7.3 मात्रा का एक भूकंप निम्न में से परिभाषित करता है, किसे परिभाषित करता है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका अनर्थकारी को परिभाषित करता है। तो ये सारी चीज़ें बता दिया है, 51 मिनट का हो गया है, उत्तर मैंने भेज दिया है। लेकिन जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण था पहले ही देख लिया गया है, तो वो सारी महत्वपूर्ण बिंदु आपको करा दिया गया है। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। बाकी कल जो हम लोग बात करेंगे, कल की जो टेस्ट सीरीज होगी, कल के टेस्ट सीरीज में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि किस सम्मेलन के उद्देश्य में संकुल कार्यान्वयन एक सुलझाया गया प्रक्रम था, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। तो कल हम लोग जो बात करेंगे उसमें एजेंडा 21 की बात करेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है उसके बारे में बताएंगे, पेरिस समझौता क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो इन सब के बारे में कल जब चर्चा करेंगे, कल जब हल कराएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में चर्चा ज़रूर कर देंगे। जैसे आज हम लोगों ने इंडियन जो लॉजिक है जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, इसकी बात की, अर्थापत्ति क्या है, अनुमान क्या है, उपमान क्या है, अनुपलब्धि क्या है, उसकी बात की। तो ऐसे हम लोग वहाँ पर भी बात करेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। एजेंडा 21, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता की। बाकी वीडियो देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे कल इसी तरीके की टेस्ट सीरीज में।